गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। जैसा कि आपको बता दूं कि हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो हमारा क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर दिया गया है आपके सिलेबस में सेक्शन ए के अंदर, उसके तहत हम बात कर रहे हैं। उसमें अपन मछलियों के बारे में हमने जैसा पढ़ा कि मछलियों की मैंने आपको चारों क्लासेस जो लिविंग क्लासेस है उसके बारे में पढ़ाया। मछलियों के बाद जो जंतु आए, कौन आए मछलियों के बाद? एम्फीबियंस, जिसमें आप मेंढक आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, अधिकतर बच्चों ने सामान्य रूप से आपको दिखाई दे जाता है। तो मेंढक एक उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है एम्फीबिया क्लास का। ये क्लास के बारे में आज एम्फीबिया जो मेंढक की क्लास है इसके बारे में अपन आज विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, है ना, मुख्य लक्षण जो इसको दूसरी क्लासेस से अलग बनाते हैं, मछलियों से, पक्षियों से, या जो क्लासेस हम आगे पढ़ते हैं बर्ड्स की, एबीज की जो क्लास है पक्षियों की, और मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, बाकी सभी अन्य जंतुओं से इनको जो अलग बनाते हैं, विशिष्ट बनाते हैं, जो केवल और केवल इन्हीं में पाए जाते हैं, उन जनरल कैरेक्टर्स की अपन बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कॉमन कैरेक्टर्स हम नहीं पढ़ेंगे, बट जो जनरल इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं केवल वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आखिर एम्फीबिया के क्या कैरेक्टर ऐसे हैं जो इनको दूसरों से अलग बनाते हैं। अब देखिए, मेंढक जो मैंने आपको बताया सामान्य रूप से दिखने वाला इस क्लास का एक मुख्य जंतु है जो आपको दिखाई दे जाता है। तो मछलियों के बाद ये एम्फीबियंस आए, है ना, इनकी उत्पत्ति उनके बाद हुई, क्योंकि जंतु जो है वाटर से निकल करके जो है बाहर की तरफ पृथ्वी पर आया। पहला जंतु था वो एम्फीबिया क्लास का ही था, या एम्फीबिया के जंतु थे जो पहली बार उत्पत्ति, आप जानते हैं, आपने सुना होगा एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र के अंदर हुई, और समुद्र से फिर जंतु जो है कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई, है ना, कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया, इसलिए जंतु जो है बाहर की तरफ यानी कि स्थल पर आने के लिए क्या हुआ? अग्रसर हुआ। तो स्थल पे आने के लिए फिर उसने अपने आप में कुछ एडेप्टेशन स्थल के हिसाब से बना ली, और फिर जंतु स्थल पे बाद में जितने भी आ गए, रेप्टाइल्स है, एबीज है, पक्षी है, मैमल, हम लोग हैं, ये सभी बाद के अंदर आकर के पृथ्वी के वातावरण के प्रति पूर्णतः क्या हो गए? अनुकूलित हो गए। लेकिन सबसे पहले समुद्र से निकल करके पृथ्वी पे आने वाला जीव एम्फीबिया क्लास का ही था, ये हम कहना चाह रहे हैं, पहला जंतु था, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल भी इसको अपन कह सकते हैं, पृथ्वी पे आने वाला जंतु। तो लेकिन ये इनमें चेंज तो हुआ, पृथ्वी पे आ तो गई, लेकिन इनमें कुछ ऐसी कंडीशंस पाई गई जिसकी वजह से इनको जल में भी जाना जरूरी होता है, यानी कि ये दोनों जगह पाए जाएंगे। पूरी तरह से पृथ्वी के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाए, लेकिन आ तो गए थे, लेकिन पूरी तरह से अनुकूलित नहीं थे, इसलिए इनको वापस से जल में भी जाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं दे लाइव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड, यानी कि जल में और थल पे दोनों जगह ये रह सकते हैं, उनको अपन एम्फीबियन कहते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, है ना, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे जंतु जो वाटर और थल यानी टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर दोनों पे अपना जीवन बिता सकते हैं, उनको अपन एम्फीबियंस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इसके बारे में। देखिए, इसके नाम से जो शब्द हम निकल के आ रहा है, एम्फी का मतलब होता है बोथ यानी कि दोनों, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो साफ पता चल रहा है कि ऐसे जंतु जो दोनों जगह अपनी लाइफ जी सकते हैं, यानी कि वाटर एज वेल एज लैंड दोनों जगह जो रह सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं एम्फीबियंस। अब अपन इसके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अपन पढ़ लेते हैं। देखिए जनरल कैरेक्टर्स, इसके शब्द कैसे बना ये तो मैंने आपको बता दिया। एम्फीबियन शब्द कैसे बना? क्योंकि ये दोनों एनवायरमेंट में रह पाते हैं, इसलिए। अब अपन इसके जो मुख्य मुख्य लक्षण हैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स की एम्फीबियंस के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं, पहला इसका जो मुख्य लक्षण, इसका हैबिटेट, आवास जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आवास क्या होगा कि ये दोनों जगह रह सकते हैं, है ना, दोनों जगह ये रह सकते हैं, और इसी हैबिट के कारण इनको एम्फीबिया कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं, जैसा मैंने बताया, एम्फी मीन्स बोथ, दे lives on
दे लाइव्स ऑन लैंड एंड वाटर बोथ हैबिटेट, दोनों प्रकार के आवास में रहने के लिए सक्षम होते हैं, लैंड पर भी और वाटर भी। और आप कह सकते हो दीज आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल, बोथ। ठीक है, टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, यानी कि जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, दोनों प्रकार में अपना ये जीवन को बिता सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, एम्फीबिया भी इनको कहा गया। और इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला थल पर पाए जाने वाला वर्टिब्रेट कशेरुक प्राणी कौन है। तो वो कौन है, एम्फीबिया क्लास के जंतु, सबसे पहले यही पानी से निकल के आए, तो ये फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट भी कहलाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले या पृथ्वी पर आने वाले पहले कशेरुक प्राणी। ठीक है, समझ गए आप, फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट। अब इसकी त्वचा की और इसके और कैरेक्टर्स की पॉइंट टू पॉइंट आगे आउटर मॉर्फोलॉजी देखते हुए अपन इसकी बात करते हुए चलते हैं। तो इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है और इनकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है। ठीक है, देखिए कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स एनिमल, ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स, ये जो टर्मिनोलॉजी निकल के आ रही है इसका क्या मतलब है, पोइकिलोथर्म्स का क्या मतलब है, कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब है। देखिए कोल्ड ब्लडेड को हिंदी में कहते हैं शीत रुधिर प्राणी। ये ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, उनको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या मतलब हो गया, मतलब कि बाह्य तापमान सपोज कीजिए कि कम हो गया, सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो आपके इंटरनल शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से खून इनका जम सकता है और इनकी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से अगर तापमान बाहर बहुत ज़्यादा है तो इनके अंदर का जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर भी बाहर के तापमान के हिसाब से अंदर भी तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ने से क्या होगा, इनकी ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियाँ फट जाएंगी, फिर भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जीव जिनका शरीर का इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान बाह्य वातावरण पर डिपेंड करे कि बाहर सर्दी है या गर्मी, उसके हिसाब से बदल जाता है, ऐसे जंतुओं को शीत रुधिर प्राणी, कोल्ड ब्लडेड, और इनको जूलॉजिकल टर्म दी जाती है क्या, पोइकिलोथर्म कहा जाता है। समझ गए मेरी बात, इनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। लेकिन क्या हम लोगों में ऐसा है, हम लोग मैमल हैं, हमारे में ऐसा है, हमारे में ऐसा नहीं है। हमें क्या कहा जाता है, होम्योथर्म्स, हमारे शरीर का तापमान हमेशा समान होता है। और वार्म ब्लडेड कहा जाता है गर्म रुधिर प्राणी, क्योंकि हमारे शरीर का अंदर का जो तापमान है ब्लड का हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े। आगे मेरी बात समझ में कि कोल्ड ब्लडेड किनको कहा जाएगा। इसीलिए मेंढक क्या करता है कि जब सर्दियां आती हैं आप देखते हैं कि गायब हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब ठंड पड़ती है तब आपको मेंढक, ये एम्फीबिया के सदस्य दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बारिश के समय, मार्च अप्रैल के टाइम पे जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जब निकल के आते हैं ये। इतने दिन कहाँ होते हैं, इतने दिन ये छुपे हुए रहते हैं बिल के अंदर, गहराई के अंदर, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता, शीत के प्रति निष्क्रिय हो जाना। और नीचे गहराई में गर्म स्थानों पर ये चले जाते हैं और ये अच्छे मौसम आने का इंतजार करते हैं, जब तापमान पृथ्वी का ठीक हो जाए, इनके बराबर, इनको कोई दिक्कत ना आए, तब ये बाहर निकल के आते हैं मार्च अप्रैल में। सर्दी ये नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये सर्दी में निकल के आएंगे बाहर तो इनके अंदर का तापमान कैसा हो जाएगा, ठंडे हो जाएगा। और ठंडा होने से क्या होगा, इनका ब्लड जम जाएगा और इनकी मृत्यु हो सकती है। आगे बात मेरी समझ में। तो इसलिए मेंढक कहाँ चला जाता है, हाइबरनेशन, या जिसको हम बोलते हैं शीत निष्क्रियता।
शीत के प्रति निष्क्रिय हो जाना। तो क्या उस दौरान जीवित कैसे रहता है? ये अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट होती है या खाना जो भी उसने पहले खाया है उसी से अपने जीवन की एक्टिविटी को ये चलाता रहता है धीरे धीरे, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है बहुत बढ़िया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शीत रुधिर प्राणी किसको कहते हैं, और मेंढक शीत रुधिर प्राणी है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हाइबरनेशन देखने को हमें इसमें मिलता है, शीत निष्क्रियता। अब त्वचा की बात करते हैं। स्किन स्मूथ विद स्किन ग्लैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मेंढक के अंदर, एम्फीबिया के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो और किसी में देखने को नहीं मिलते, केवल इन्हीं में देखने को मिलते हैं। इनकी त्वचा बहुत चिकनी होती है। मेंढक को जब अपन पकड़ते हैं तो वो अपने हाथ से फिसल जाता है। तो किसी भी एम्फीबिया के सदस्य को आप पकड़ के देखेंगे तो हाथ से छूट जाएगा, फिसल जाएगा, बहुत चिकना होता है। तो चिकना क्यों होता है? क्योंकि उनकी त्वचा बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। और त्वचा चिकनी क्यों है? एक तो पहला कारण तो यह है कि त्वचा के ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। और म्यूकस के वजह से, श्लेष्मा की वजह से इसकी त्वचा चिकनी बनी रहती है, जो इसकी सुरक्षा भी करती है, प्रोटेक्शन करती है और श्वसन में भी इसकी मदद करती है। और दूसरी बात है कि मेंढक, जैसे आपने देखा मछलियों के अंदर त्वचा के ऊपर स्केल पाए जा रहे थे, ऐसे मेंढक में स्केल है नहीं, अंदर धसे हुए हैं। इसलिए स्केल अगर बॉडी के ऊपर होते तो त्वचा खुरदरी होती, लेकिन स्केल भी नहीं पाए जा रहे त्वचा के ऊपर या अंदर धसे हुए हैं, तो इसलिए उसकी त्वचा ऑलरेडी चिकनी होगी। और ऊपर से उसमें म्यूकस ग्लैंड और पाई जा रही हैं, जो म्यूकस का सिक्रेशन करके त्वचा को और ज़्यादा चिकना बना रही हैं। तो ये दो वजह हैं जो केवल एम्फीबिया क्लास के अंदर ही पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इनकी त्वचा चिकनी होती है। तो स्किन स्मूथ विद स्किन ग्लैंड। स्किन ग्लैंड कौन सी? म्यूकस, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड के कारण। दूसरा, स्किन स्मूथ विद स्किन ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। और स्किन के ऊपर क्या नहीं पाए जाते? स्केल्स। स्किन आर डिवॉइड ऑफ स्केल, यानी त्वचा पे शल्क नहीं पाए जाते या फिर धसे हुए पाए जाते हैं। बहुत अंदर की तरफ त्वचा के अंदर स्केल क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। ये मैंने आपको बोल दिया। नेक्स्ट, और कैरेक्टर क्या हो सकता है? अब इसकी बात करें तो मेंढक के अंदर कोल्ड ब्लडेड है, स्केल त्वचा के अंदर हिडन रहते हैं। ठीक है, लिम्स टेट्रापोड जंतु होते हैं। और इनमें क्या होता है? पेंटाडेक्टाइली टाइप होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? लिम्स आर 4 in number, so called tetrapods। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग, है ना। 4 जो हैं इस पे जो क्या पाए जाएंगे? लिम्स पाए जाएंगे, पाद पाए जाते हैं। तो इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं? टेट्रापोड्स कहते हैं ना। इससे पहले मछलियां थी, मछलियों के अंदर आपको पता है कि अग्रपाद और पश्चपाद नहीं पाए जा रहे थे उसके अंदर, सुपर क्लास में। लेकिन ये सुपर क्लास किसके अंदर आता है? टेट्रापोडा के अंदर आता है। और टेट्रापोडा का ये मेन कैरेक्टर है कि सबसे पहले यही जंतु ऐसे आए जिनमें अग्रपाद और पश्चपाद का निर्माण हो गया। शरीर के ऊपर अग्रपाद और पश्चपाद पाए जा रहे थे, ठीक है ना। उससे पहले जो जंतु था उसके अंदर अग्रपाद पश्चपाद नहीं पाए जा रहे थे। मछलियों के अंदर पेयर्ड गिल्स पाए जा रहे थे, है ना। और पेयर्ड गिल ही आगे चल करके इनमें हाथ और पैर के अंदर क्या हो गए? बदल गए। तो मछलियों से ही मेंढक बना, है ना, एवोल्यूशन के दौरान। तो ये इसका कैरेक्टर है कि ये पहले जंतु हैं जिसमें टेट्रापोडा, यानी कि ये टेट्रापोडा कहलाते हैं क्योंकि इनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात? 4 लिम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको टेट्रापोडा भी कहा जाता है। चलिए और बात करते हैं अपन, और क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके देख लेते हैं। एम्फीबिया के सारे
देखिए अब इसमें अपन नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि गिल्स जो होते हैं, श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। आरबीसी भी पाई जा, आरबीसी कैसी होती है, एक मिनट थोड़ा सा इसको साफ कर लें। श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा भी होता है और त्वचा के द्वारा भी होता है। त्वचा नम होती है इसलिए श्वसन कर पाता है। यहां मैं बता देता हूं आपको, मेंढक पानी के अंदर क्यों कूदता है, आपको मालूम है, थोड़ी देर बाहर बैठा रहता है और फिर पानी के अंदर जंप मार देता है। पूरी तरह से वो स्थल के प्रति अनुकूलित नहीं है, बाहर बैठा है, तो क्या होता है उसकी त्वचा सूख जाती है। तापमान अधिक होता है तो सूर्य दोपहर के अंदर, तो त्वचा सूख जाती है। सूखने के कारण इसका दम घुटने लगता है क्योंकि त्वचा से ही क्या करता है, शोषण करता है, इसलिए वापस पानी के अंदर कूद जाता है और फिर इसकी त्वचा वापस से गीली हो जाती है। तो गीली त्वचा से इसको क्या फायदा है, स्किन मॉइस्ट, त्वचा नम रहती है, उससे क्या फायदा है, ये शोषण में सहायक है। मेंढक त्वचा के द्वारा भी शोषण करता है, इसलिए मेंढक को पानी कूदना जरूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूं, क्या, जैसा मैंने बताया मेंढक के अंदर त्वचा की हमने बात की, त्वचा के बारे में तो बता दिया। रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स एंड स्किन बोथ, यानी कि त्वचा के द्वारा और गिल्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ये क्या करता है, शोषण करता है, ठीक है ना। गिल्स के द्वारा कैसे करता है कि जब इसका जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, उसमें गिल्स पाए जाते हैं ना, लार्वा अवस्था में गिल्स के द्वारा करता है। और वयस्क अवस्था के अंदर इसके अंदर लंग्स डेवलप तो हो जाते हैं, लेकिन लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें लार्वा बाय लंग्स, और लार्वा का नाम क्या होता है, टेडपोल। मेंढक की बात करें तो लंग्स के द्वारा, सॉरी, लार्वा के अंदर किसके द्वारा होता है, गिल्स के। पानी के अंदर जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन किससे होता है, गिल्स के द्वारा। एडल्ट में किसके द्वारा होता है, वयस्क मेंढक के अंदर बाय स्किन एंड लंग्स, फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा। तो देखिए मेंढक ये जो एम्फीबिया के सदस्य हैं, गिल्स के द्वारा भी करते हैं, त्वचा के द्वारा भी करते हैं और फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन करते हैं। देखिए तीन मैकेनिज्म इसमें हमें दिखाई दे रही है। श्वसन की बात की, श्वसन के बाद हार्ट कैसा होता है इसका, हार्ट 3 चैम्बर्ड, हृदय के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। आगे बात समझ में, हृदय के अंदर 3 चैम्बर होते हैं और 3 चैम्बर में से 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है, निलय होता है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ये इसके हृदय की विशेषता है। 3 कोष्ठी हृदय होता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ओवल शेप होती है आरबीसी, अंडे के आकार की, अंडाकार, और उसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमारी वाली में केंद्रक नहीं पाया जाता। और क्या गुण पाए जा सकते हैं, सर्कुलेशन की बात की, रेस्पिरेशन की बात की, त्वचा की बात करी, उत्सर्जन की बात करी। तो मेंढक उत्सर्जन कैसे करता है, एडल्ट मेंढक करता है यूरिया के रूप में, जबकि लार्वा किसके रूप में करता है, एम्फीबिया में बात करें तो हम मोस्टली ये किस किस रूप में होते हैं, यूरियोटैलिक एंड एमनियोटैलिक हम कह सकते हैं। दीज आर एमनियोटैलिक एंड यूरियोटैलिक। एमनियोटैलिक यानी कि अमोनिया के रूप में भी उत्सर्जन करते हैं लार्वा अवस्था में, और यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं वयस्क अवस्था में। अब निषेचन कैसा पाया जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसका मतलब शरीर के बाहर निषेचन होता है पानी के अंदर। अब जो ये अंडे देते हैं, डेवलपमेंट कैसा होता है,
अधिकतर के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड लार्वा स्टेज फाउंड। लार्वा अवस्था पाई जाती है, जिन जंतुओं के अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी अंडे से लार्वा निकलता है जो इमैच्योर होता है और वो लार्वा बाद में वयस्क में परिवर्तित होता है, ऐसे जंतुओं के अंदर जो विकास होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और जब डायरेक्ट अंडे से मैच्योर बच्चा बाहर निकलता है, बीच में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, इस तरह का विकास कहलाता है प्रत्यक्ष परिवर्धन, या इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो इनके अंडे होते हैं, जब ये अंडे देता है, ये जो एम्फीबिया के सदस्य होते हैं, इनकी एक चीज़ और है, इनके अंडे कैसे होते हैं, जिलेटिनियस, जिलेटिन की उनके ऊपर एक कवरिंग बना देते हैं और फिर सारे अंडे जो हैं एक तरह से तैरते रहते हैं पानी के अंदर, हल्के होते हैं और उनके ऊपर जिलेटिन की एक शीट पाई जाती है, मेंढक अपनी बॉडी से सीक्रेट करता है। तो जिलेटिन की कवरिंग के कारण ये अंडे सेफ पानी में तैरते रहते हैं, पानी इनके अंदर घुसता नहीं है, केवल इनकी जाति का जो स्पर्म होते हैं वही उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका मेन कैरेक्टर एक और एम्फीबिया के सदस्यों का कि अंडे कैसे होंगे, एग्स आर जिलेटिनियस। क्या बोल सकते हैं, एग्स आर जिलेटिनियस कवरिंग। ठीक है, जिलेटिन का कवर पाया जाता है अंडों के ऊपर, इसलिए अंडे पानी में तैरते रहते हैं, सेफ रहते हैं और केवल उनकी प्रजाति का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु, वही उसमें एंटर कर पाता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जो जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो और किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। जिलेटिनियस अंडों के ऊपर कवरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, इनकी त्वचा चिकनी होती है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे वर्टिब्रेट जंतुओं में सबसे ज्यादा चिकनी त्वचा मेंढक या एम्फीबिया के सदस्यों की ही होती है। कारण क्या है कि त्वचा के द्वारा ये श्वसन भी करते हैं और दूसरा उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए ये चिकने होते हैं। तो सुरक्षा में त्वचा किस किस चीज में सहायक हो रही है, इनकी सुरक्षा में भी सहायक हो रही है और श्वसन की क्रिया में भी सहायक हो रही है। अच्छा, और कोई कैरेक्टर हमें इसमें निकल रहा है क्या, और कोई कैरेक्टर अगर हम देखना चाहें, और कोई कैरेक्टर निकल के अगर आ रहा है तो देखिए, मुझे तो इसमें दिख रहा है कि हाँ, हमने सारे जो कैरेक्टर हैं अपनों ने इसके मोस्टली डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक इसमें क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी पाई जाती है, 10 पेयर्स, ये भी लिख लेते हैं अपन। ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स आर 10 पेयर्स, 10 जोड़ी पाई जाती है। कितनी, 10 जोड़ी। 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। और क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, ऐसी तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके दो भाग होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जा रही है और ब्रेन कहाँ पाया जा रहा है, खोपड़ी स्कल के अंदर। ठीक है, अब खोपड़ी की जो ब्रेन अंदर जो पाया जा रहा है, उस ब्रेन से 10 जोड़ी जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं उनको अपन बोल रहे हैं क्रेनियल नर्व, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग बनाती हैं। इसी तरह से जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, मेरु रज्जु, जो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग, उससे जो तंत्रिकाएं निकल रही हैं उसको अपन बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये सारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये मिलकर के क्या बनाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ विशिष्ट कैरेक्टर थे जो इस क्लास के अंदर ही पाए जाते हैं एम्फीबिया के। मैंने ये सभी कैरेक्टर्स आपको पढ़ाए, डिस्कस किया इसके बारे में विस्तार से, और हमारा ऐसा कोई पॉइंट है नहीं जो इसमें भी बच रहा हो। और एग्जाम्पल आप जानते ही हैं एम्फीबिया के, अभी क्लासिफिकेशन जब इसका आएगा तब अपन उसमें एग्जाम्पल की भी डिस्कस करेंगे। सामान्य रूप से मेंढक है, सैलामेंडर है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द class amphibia general characters. Thank you all of you.